हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हम ग्रुप डी की सीरीज़ चला रहे थे जिसमें प्रीवियस ईयर के सेट करा रहे थे। उसमें हम 2838 तक क्वेश्चन करा चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 2839 कराएंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री से याद आया, मैं आपको बता दूं, अपनी एक सीरीज़ चल रही है, कॉन्सेप्ट क्लासेस चल रहा है, चैनल पे आपको वीडियो मिल रही होंगी। उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं। उसी का आज हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, वही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। तो क्या है क्वेश्चन दोस्तों, आप उन वीडियो को भी देखते रहें और उनको शेयर कर दें दोस्तों के साथ में। ये है इज इक्वल टू 1 है, तो आपसे पूछा है cos 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो दोस्तों, अगर मैं साइन ए अगर यहाँ से निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर ए की, आज ही मैंने बताया है। तो साइन ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से आ गया मेरे पास। अब मुझसे पूछा है कॉस फोर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों, अगर कॉस स्क्वायर ए यहाँ अगर रखता हूँ तो यह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पे यहाँ क्या रख दूंगा, साइन ए रख दूंगा। अब दोस्तों, अगर मैं यहाँ साइन ए रखूँगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस साइन ए हो जाएगा। और ये मुझे क्या गिवन है, सवाल के अंदर एक गिवन है, तो इस तरह से मेरा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 3x² प्लस ax प्लस 4x-8 से पूर्णतः विभाजित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, रिमाइंडर थ्योरम। तो ये क्या होता है कि अगर कभी भी कोई भी इक्वेशन इस तरह से अगर विभाजित होती है तो इसका मतलब क्या है, x-8 बराबर 0 और x बराबर 8, मतलब x बराबर 8 पर ये समीकरण पूर्णतः संतुष्ट होगी। मतलब अगर x की वैल्यू अगर मैं 8 पुट कर देता हूँ तो इसका मान क्या आना चाहिए दोस्तों, 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। तो अब मैं करूँगा, वही करूँगा, x की वैल्यू 8 यहाँ पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 8×8 64 हो जाएगा। तो 3×64 हो गया, प्लस 8a हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 चौक 12, 1 6 3 18, 1 19 हो जाएगा, प्लस 8 प्लस 4 बराबर 0। ये आ जाएगा 192 और 4 हो जाएगा 196, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 बराबर आ जाएगा माइनस का 196। तो ए बराबर आ जाएगा दोस्तों मेरे पास माइनस का 196/8। अब दोस्तों, इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 4 से अगर डिवाइड करता हूँ तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 नेम 36। अब दोस्तों, ये आ जाएगा 48 बार, तो 24 दूनी 48 होता है और 24.5। तो इस तरह से माइनस का 24.5 अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया है यदि a प्लस 1/a बराबर 8 है तो a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि a प्लस 1/a की वैल्यू अगर x है तो यहाँ से a³ प्लस 1/a की वैल्यू होती है x का क्यूब माइनस का 3 × x। तो इसी तरह से इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 का क्यूब माइनस 3 × 8। तो 8 का क्यूब दोस्तों होता है 512 माइनस 24। अब 512 में से 24 घटाऊंगा, अगर 12 घटाता हूँ तो 500 आ जाएगा, 12 और घटाना तो इस तरह से 488 क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 324 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा है, 324, और 324 क्या होता है दोस्तों, 18 का स्क्वायर होता है, और 18 में क्या आता है, 9 आता है। तो जो भी मेरी संख्या होगी वो 9 से कम्प्लीटली डिवाइड होगी। और 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो 9 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 और 6 13, 13 9 से विभाज्य नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर नहीं होगा। इस तरह से अगर मैं ये देखता हूँ तो 9 9 कैंसिल हुआ और 7 और 2 9 ये कैंसिल होगा, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो सकता है। सी देखूंगा तो यहाँ भी 7 रिमाइंडर बचेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अगर इसे देखूंगा दोस्तों तो 8 और 7 15, यहाँ भी दोस्तों अपने पास 6 रिमाइंडर देगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको स्मार्ट अप्रोच अपनानी है दोस्तों इन क्वेश्चनों को करने के लिए।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसे बॉडमास नियम लगेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा और ब्रैकेट में भी क्या सॉल्व करूँगा, पहले डिवाइड को सॉल्व करूँगा। अगर मैं 35 को 5 से डिवाइड करूँगा तो 7 टाइम जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 15 माइनस का माइनस 18 माइनस का 7 बचेगा। और 18 और 7 कितना हो गया दोस्तों, 25 किसका, माइनस का। और आगे एक माइनस बाहर है तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -15 माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा। और 25 में से दोस्तों 15 का तो क्या बचेगा, 10 पॉजिटिव बचेगा। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14, 42 और 77 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है दोस्तों एलसीएम होता है। और एलसीएम क्या होता है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाग चला जाए। तो इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा वो 14, 42, 77 तीनों से कम्प्लीटली भाग जा रहा होगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ 42 में मुझे 3 मिल रहा है तो सबसे पहले मैं 3 से भाग देख लूँगा किसकी संख्या में जा रहा है। और 3 से व्यवस्था का नियम क्या कहता है दोस्तों, अंकों का योग से बनी हुई संख्या 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 8 और 3 11, 3 से डिवाइड नहीं होती, ऑप्शन ए नहीं होगा। 5 और 4 9 और 1 10, 3 से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। 8 और 6 14 और 1 15, ये 3 से डिवाइड होगा, आंसर हो सकता है। अगला चेक करूंगा 6 और 4 10 2 12, ये भी 3 से डिवाइड होगा। 2 ऑप्शन बचे दोस्तों। अब मेरा दायित्व बनता है मैं क्या देखूं, चेक करूं 11 चेक करूं, क्योंकि 77 में क्या आ रहा है 11 आ रहा है। 2 ही ऑप्शन बचे हैं, 11 को 168 से डिवाइड करूंगा, 168 को डिवाइड करूंगा 11 से। तो दोस्तों कंप्लीट डिवाइड नहीं जाएगा, क्योंकि 11 एकम 11, 5 बच गया और 58 बचा, तो 58 नहीं कटेगा दोस्तों। लेकिन अगर यहाँ देखता हूँ तो 11 चौक 44, 2 बच गया, 11 दूनी 22, तो ये कम्प्लीटली 11 से डिवाइड है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, यदि x बराबर √6 - 1 अपॉन √6 + 1, y बराबर √6 + 1 अपॉन √6 - 1। दोस्तों अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं x इंटू वाई, तो ये क्या आ रहा है आपके पास में, अगर x इंटू वाई करता हूँ दोस्तों तो ये आ रहा है आपके पास √6 - 1 √6 + 1 इंटू √6 + 1 अपॉन √6 - 1। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो इसका मतलब हो गया x इंटू वाई बराबर 1 और x बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई आ जाएगा, मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो दोस्तों अब मैं ऑप्शन पे जा रहा हूँ, वो सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ, क्या मुझसे पूछा है, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत क्या पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 3x² 5, एक्स वाई की जगह दोस्तों 1 हो गया तो 5 आ गया। यहाँ वाई की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 1/x² लिख रहा हूँ। तो मैंने पूरे टर्म को क्या किया, x² में चेंज कर लिया। इसी तरह से नीचे करेंगे तो 3x² - 5 प्लस का 3/x²। तो अब मुझे निकालना क्या है, अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो 3x² + 1/x² प्लस 5 और 3x² + 1/x² -5। अब मेरा टारगेट है दोस्तों x² + 1/x² निकालना। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, x मेरे पास क्या है, x + 1/x निकालेंगे तो x है अपने पास √6 - 1 अपॉन √6 + 1। इसमें मुझे ऐड करना है √6 + 1 अपॉन √6 - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों, ये आ जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो मैं एक बार कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ, स्क्वायर प्लस √6 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे a + b a - b का फार्मूला बन जाएगा, तो √6 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अगर दोस्तों ये मैं करूँगा तो a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, 6 + 1 - 2 √6 प्लस 6 + 1 प्लस 2 √6 आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा 6 का स्क्वायर, वो √6 का स्क्वायर 6 -1 कितना आ जाएगा 5। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 और 1 7 हो गया और यहाँ 7 हो गया, तो 14/5 इस तरह से मेरे पास आ गया ये। तो दोस्तों x + 1/x बराबर आ गया मेरे पास में 14/5। अब मेरा टारगेट क्या है दोस्तों, x² + 1/x² निकालना। तो मैंने देखा मेरे पास x + 1/x बराबर आ गया 14/5। तो यहाँ से x² + 1/x² क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 14/5 का होल स्क्वायर माइनस का 2। तो ये हो जाएगा 196/25 माइनस का 2। तो ये हो जाएगा 196 - 25 दूनी 50 हो गया अपॉन 25। तो इस तरह से ये आ जाएगा 6 4
1, 146/25 ये इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों। क्योंकि मैं यहाँ जानता हूँ यदि x प्लस 1/x बराबर a है अपने पास, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आता है a स्क्वायर माइनस का 2। अब बात करते हैं हम दोस्तों, हमसे निकालना क्या है दोस्तों, हमने अभी ये सॉल्व किया था, ये चीज़ हमको निकालनी है। इतनी चीज़ ये क्या है, ये है आपके पास में 3x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 5/3x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 5। इसको मैं रख दूंगा यहाँ पर 146/25 माइनस प्लस 5 है सॉरी, और यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 146/25 माइनस का 5। इसे सॉल्व करूँगा दोस्तों तो क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो 3 छक 18, 1 3 चौक 12 और 1 13, 1 3 एकम 3 और 1 4, और इधर 25 एकम 25 पंजे 125 ये ऐड हो जाएगा। एलसीएम 25 नीचे इसका भी आएगा और इसका भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों 438 माइनस 125। अगर इनको सॉल्व करूँगा तो 8 और 5 13, यूनिट डिजिट ऊपर 3 आने वाला है, सभी ऑप्शनों में है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा 3 8 और 5 13 का 3 हाथ से ले 3 2 5 और 1 6 4 और 1 5 563 आने वाला है। 563 दोस्तों दो ऑप्शन में अपने पास, अभी आपको ये भी चेंज करना पड़ेगा। तो 8 में से 5 गया 3, और 3 में से 2 गया 1, और 4 में से 1 गया 3, तो 563/313 इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ दोस्तों। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी में पूछे गए हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन हमारे आने वाले एग्जाम एनटीपीसी में भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें तैयार रहना है पहले से ही। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2846। क्या दिया है, यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघातीय समीकरण, एक समीकरण दे रखी है दो घातीय, जो कि है ये -4 + √5x + 8 + 2√5 = 0 के मूल हैं, तो 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों मुझे क्या करना है, सबसे पहले 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का मतलब हो गया गुणनफल, और ये हो गया इनका सम। तो दोस्तों मैं क्या जानता हूँ, अभी मैं आपको बेस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्या है इसका। ax² + bx + c = 0 अगर कोई द्विघात समीकरण है, और इसके मूल अगर मैं अल्फ़ा और बीटा मानता हूँ, तो यहाँ पर अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करूँ, मूलों का योग जिसे बोलते हैं, मूलों का योग होता है -b/a। b क्या है, x का कोफिशिएंट, तो -b, और a क्या है, x² का कोफिशिएंट। अगर इनके प्रोडक्ट की बात करूँ, मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ दोनों मूलों के, तो ये होता है c/a। c क्या है, आपके पास अचर पद है, और a क्या है, x² का कोफिशिएंट। तो ये होता है दोस्तों, और यही चीज़ मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। लेकिन मेरे पास समीकरण क्या है दोस्तों, ये। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगर इस समीकरण के मूल अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इस समीकरण के अकॉर्डिंग मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, इस समीकरण के अकॉर्डिंग मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -b, मतलब b x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है, 4 + √5 है, और जो माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन x² का गुणांक है मेरे पास में 5 + √2। इसी तरह से अगर मैं अल्फ़ा बीटा निकालना चाहूँ, तो ये हो जाएगा c/a। c मेरे पास क्या है, 8 + 2√5, और a क्या है मेरे पास दोस्तों, 5 + √2। लेकिन मुझे क्या निकालना है, 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। तो दोस्तों मैं क्या करूँ, यहाँ रख दूंगा इसको, अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा = 2। अल्फ़ा बीटा क्या निकाला है मैंने दोस्तों, ये मैंने निकाला है 8 + 2√5 अपॉन 5 + √2, ये अल्फ़ा बीटा निकाला है। और अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने क्या निकाला है, ये निकाला है 5 + √5 अपॉन 5 + √2, ये निकाला है दोस्तों। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं यहाँ क्या करूँ, ऊपर से मैं 2 कॉमन ले लूँ, तो 2 × 2 ये बच जाएगा मेरे पास 4 + √5, और यहाँ पर क्या है, नीचे मेरे पास ये भी 4 + √5 है दोस्तों। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और 2 × 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। इस तरह से इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई दोस्तों, 4 आ गई। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 200 पुरुष किसी
यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में करते हैं, तो 200 इंटू 1024 दिन में कर रहे हैं, मुझे भवन का निर्माण कितने दिन में कराना है? 256 दिन में कराना है। कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? मैंने मान लिया x पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 225 चौका 100 होता है और 6 चौक 24 होता है, ये 4 बार कट जाएगा सीधे सीधे। तो x बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 200 गुणा 4 मतलब 800। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो व्यक्ति कुलदीप और आगरकर अलग अलग काम करते हुए एक काम को 8 और 12 दिन में एक खेत में लगी फसल को काट सकते हैं। वे एक एक घंटे कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, जिसमें कुलदीप 9 AM से कार्य आरंभ करता है, तो कटाई कब खत्म हो जाएगी? तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें कुलदीप को के से रिप्रेजेंट करता हूँ, आगरकर को ए से। तो कुलदीप 8 घंटे में काट रहा है और आगरकर 12 घंटे में काट रहा है, तो टोटल अगर मैं फसल मान लूँ तो इन दोनों का एलसीएम 24 मान लेता हूँ। अगर इनकी क्षमता निकालूंगा दोस्तों तो क्या आ जाएगी, 8 3 24 और 12 दूनी 24। मतलब कुलदीप जो है एक दिन में 3 बीघा काटेगा और ए जो है एक दिन में कितना काटेगा, 2 बीघा काटेगा। तो इस तरह से 24 बीघा फसल मुझे कटवानी है। तो क्या 9 बजे अगर ए लगता है, सॉरी कुलदीप कार्य आरंभ करता है, अगर 9 बजे कुलदीप लगता है तो 10 बजे कौन आ जाएगा, आगरकर आ जाएगा। इसी तरह से 11 बजे कुलदीप आ जाएगा, फिर 12 बजे आगरकर आ जाएगा। तो इस तरह से ही चलता रहेगा क्रम। यहाँ से क्या हो गया, क्रम रिपीट होना शुरू हो गया। तो मैं देखूंगा 9 बजे से लेके 10 बजे तक एक घंटे में कुलदीप कितना काट देगा, 3 बीघा काट देगा। 10 से लेके 11 बजे तक आगरकर कितना काट देगा, 2 बीघा काट देगा। तो इस तरह से 2 घंटे में दोस्तों कितना कट गया, 5 बीघा कट गया। मुझे काटना है 24, तो इस तरह से कितनी कितनी बार ये आ जाएंगे। तो 5 में मैं कितने से गुणा करूँ, 24 के आसपास पहुँच जाऊँ, तो मैं 4 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि अगर 5 से गुणा कर रहा हूँ तो 24 से आगे निकल जाऊँगा। लेकिन मुझे कम रहना है, तो 4 से गुणा इधर करूँगा, तो 4 से गुणा दोस्तों इधर करूँगा। तो 8 घंटे में खेत कितना कट गया, 20 बीघा कट गया। लेकिन मुझे अभी कितना, 4 बीघा और काटना। अब नंबर किसका आएगा दोस्तों, कुलदीप का नंबर आएगा। और कुलदीप कितना काट रहा है, एक घंटे में 3 बीघा काट रहा है। अगर 1 घंटा कुलदीप को मैं चला दूं तो 3 बीघा और काट देगा, घंटा इधर 1 बढ़ जाएगा। तो 9 घंटे में खेत कितना कट गया दोस्तों, 23 कट गया। लेकिन मुझे अभी कितना, 1 बीघा और काटना है। नंबर किसका आएगा, ए का। लेकिन ए कितने में काट रहा है, 1 घंटे में 2 बीघा काट रहा है। तो 1 बीघा काटने में आधा घंटा लेगा, तो काम कितना चलेगा, 9 घंटे 30 मिनट टोटल काम चलने वाला है दोस्तों। और 9 घंटे 30 मिनट को कितने बजे के बाद में, 9 बजे के बाद में। तो 9 और 3 12 तक 3 घंटे हो गए, तो 6:30 पे दोस्तों काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि 9 बजे के बाद में 9 घंटे 30 मिनट काम और लगेगा और चलेगा। तो इस तरह से 6:30 पे काम खत्म होगा। ऑप्शन नंबर पीएम होगा, क्योंकि एएम शुरू हुआ है, तो 6:30 पीएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यदि 10 sin 4 अल्फा प्लस 15 cos 4 अल्फा बराबर 6 है, तो 27 cosec 6 अल्फा प्लस 8 sec 6 अल्फा की वैल्यू क्या होगी? दोस्तों क्वेश्चन देखने में बहुत ही टफ लग रहा है, लेकिन दोस्तों आज की ही वीडियो में मैंने ये सर्वसम का आपको पढ़ाई है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों देख लें। अभी सिर्फ 3 क्लास ट्रिग्नोमेट्री की हुई है, लेकिन 3 ही क्लास में आपको इतने कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूँ कि अभी ग्रुप डी के आज की सेट के जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन पूछेंगे और दोनों क्वेश्चन एक ही सर्वसम का पे आधारित हैं, और वो मैं आज की क्लास में पढ़ा चुका हूँ, उस पर क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने वहाँ कराए हैं। अगर वो आप वीडियो आपने नहीं देखी है तो एक बार उसे ज़रूर देखें। अब ये क्वेश्चन क्या है, इससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं फिर से जो मैंने पढ़ाया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। अब इसके इंटू में अगर मैं यहाँ 1 इंटू कर दूं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे ही क्या है, इसको मैं इसी रूप में लिखने की कोशिश करूँगा। ये क्या लिखा हुआ है, 10 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इस 6 को दोस्तों मैं दोनों तरफ भाग दे देता हूँ, बराबर 1। अब ये सर्वसम का बन गई मेरी। क्या सर्वसम का बन गई, अगर मैं इसकी वैल्यू 1 ले लूँ, इसकी वैल्यू 1 ले लूँ, तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 बन जाएगा। तो इसको मुझे क्या लेना पड़ेगा, ये 1 कब बनेगा, ये वाली सर्वसम का, जब ये मेरे पास क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब 10/6
साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, 1 होगा मेरे पास में। तो इस तरह से अगर साइन स्क्वायर अल्फा को इसके नीचे ले आऊँ तो कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। कॉसेक स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकल आई। इसी तरह से इसको भी 1 होना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15/6 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। अब कॉस स्क्वायर अल्फा इसके नीचे जाएगा तो सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो गया दोस्तों, 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा है दोस्तों 27 कॉसेक 6 अल्फा प्लस 8 सेक 6 अल्फा पूछा है। अगर दोस्तों मैं इस कॉसेक 6 अल्फा को कॉसेक स्क्वायर अल्फा की क्यूब कर दूं और यहाँ सेक 6 अल्फा को सेक स्क्वायर अल्फा की क्यूब कर दूं, कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। तो 27 कॉस स्क्वायर अल्फा मेरे पास कितना है, 5/3, तो 5/3 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 8 सेक स्क्वायर अल्फा कितना है दोस्तों, 5/2, तो 5/2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। तो 27 इंटू 5 का क्यूब दोस्तों 125, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू 5 का क्यूब 125 इंटू अपॉन 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 27 से 27 और 125 प्लस 125 दोस्तों कितना हो जाएगा, 250। तो देखा दोस्तों कितना अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हम इसमें बताया जो कि कौन सी सर्वसंख्या पर आधारित था, जो कि हम क्लास में कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों जो वीडियो आपने नहीं देखी उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्लास में जो मैंने कराई है ट्रिग्नोमेट्री की। ये दोस्तों सॉरी यहाँ पर 3 होगा क्योंकि क्यूब होगा और 3 होगा तभी 125 आएगा, वो लिखने में गलती हो गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमें दिया है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 3√3, मतलब h बराबर दिया है हमें 3√23 और हमें दिया है एल बराबर, तिरछी ऊंचाई होती है एल बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर और हमें दिया है पाई का मान लगभग आपको लेना है कितना, 22/7, मतलब पाई का मान 22/7 लेना है दोस्तों। उक्त शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों, तो शंकु क्या होता है, शंकु का ये ऐसा मतलब कोई भी ऐसी आकृति जिसका आधार एक सर्किल हो और ऊपर टॉप एक पॉइंट पे जाके सारी वर्टेक्सेस मिल रही हो, तो ऐसी की आकृति क्या होती है, शंकु कहलाती है। अगर ये आर त्रिज्या का शंकु है और ये क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइट होती है और ये जो तिरछी दिख रही है ये क्या होती है, लंबाई होती है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ ये पाइथागोरस प्रमेय से ये परपेंडिकुलर बनाएंगे आर और एच, तो यहाँ से एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन दोस्तों एक बार मैं और चालाकी करता हूँ कि मेरा जो आंसर होगा, मेरा वक्र पृष्ठ पूछा, तो दोस्तों वक्र पृष्ठ होता है आपके पास शंकु का पाई आर एल, तो जो भी आंसर होगा मेरा उसमें वो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल अगर मैं चेक करता हूँ कौन कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, 11 से डिवाइड कम्प्लीटली, अगर 11 3 33 कितना बच गया, 4 बच गया, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। ये दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ 11 3 33, 11 दूनी 22, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसको चेक करता हूँ तो 11 दूनी 22, 10 बच गया, तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। बिना कुछ किए दोस्तों, आपने कैलकुलेशन भी नहीं की, सॉल्व भी नहीं किया, वैसे ही अपने आंसर निकाल लिया। क्यों, क्योंकि जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 22/7 तो आएगा ही आएगा, मतलब 22 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ पर 22 अपने पास ना तो एच में मिल रहा है ना आर में एल में मिल रहा है। जब इसमें नहीं मिलेगा तो आर में भी 22 नहीं आएगा, तो इस तरह से अपना आंसर क्या आ जाएगा, 22 का मतलब 11 का मल्टीपल 352 अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा। छोटे ब्रैकेट कौन सा है, ये इसको सॉल्व करूँगा। तो इसमें मैं पहले बॉड मास नियम लगाऊंगा, मैं लिख ले रहा हूँ। छोटा ब्रैकेट क्या है, 117 डिवाइडेड बाई 9 गुणा 4। ये दोस्तों छोटा ब्रैकेट है, पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो इसमें भी डिवाइड को सॉल्व करूँगा। तो डिवाइड को अगर 117 को 9 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 13 नेमा 117 होता है, तो 17 माइनस 13 गुणा 4, तो 13 चौका 52 होता है, माइनस 17 माइनस 52। अब 52 में से दोस्तों 17 जाएंगे तो बच जाएंगे मेरे पास में 35, किसके, माइनस के। माइनस के 35 आया, ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया दोस्तों। अब मझले ब्रैकेट पे जाऊंगा, इसमें 43 माइनस छोटा ब्रैकेट है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 43 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 4 और 3 7, 78 हो जाएगा। इस तरह से मझला ब्रैकेट में मेरे पास क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा।
फिर मेरे पास बड़ा ब्रैकेट है, उसमें क्या लिखा हुआ है 67 माइनस मझला ब्रैकेट है, मतलब 67 माइनस 78 आ जाएगा मेरे पास, ये बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा। तो 67 में से अगर 78 जाते हैं तो दोस्तों मेरे पास कितना बच जाएगा, एक माइनस का 11 बच जाएगा, और माइनस का 11 और आगे क्या है दोस्तों 66 डिवाइड में है, इसको भाग करना है माइनस के 11 से, तो क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस का 6 अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4500 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। दोस्तों बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, अगर मैं 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अगर मैं रेशियो निकालता हूँ तो वो होता है दोस्तों 3:1। तो इसमें क्या होता है, ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस रेशियो की बात करूँ, ये जो रेशियो होता है ये रेशियो होता है 3 साल का CI माइनस SI का डिफरेंस होता है, मतलब 3 साल के CI और SI का डिफरेंस होता है ये 3:1। तो मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी, पहले 4500 का 8% में निकालूंगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों मेरे पास में 45 दूनी 90 और 9 चौक 36, 360 आ जाएगा। अब दोस्तों जब मैं आगे वाले रेशियो पे जाऊंगा तो 360 का मैं 8% निकालूंगा, तो 360 का अगर मैं 8% निकालता हूं तो ये आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हुए, तो 8 से 48 के 8, 4 बचा, और 8 तियाँ 24 और 4 28, तो 288 और पॉइंट अपॉन 10 है तो 28.8 आ जाएगा। तो यहाँ से ये रेशियो की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 28.8। अब मैं एक रेशियो के नीचे क्या आएगा उसको निकालूंगा, तो अब इसके लिए इस पे 8% निकालूंगा, तो 28.8 का अगर मैं 8% निकालता हूँ दोस्तों तो ये आ जाएगा, पॉइंट हटाया 0। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 8×2 = 64 के 4, 6 8×2 = 64 और 6 70, 7 बचा, 8 दूनी 16, 16 और 7 23 और नीचे है 1000। तो इस तरह से ये आ जाएगा 2.304 ये आ जाएगा। तो दोस्तों अब अंतर कितना होगा, 3 की वैल्यू ये आई है तो टोटल कितनी हो जाएगी 28.8 इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ से 1 इंटू 2.30 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 8 तियाँ 24, 2 8 तियाँ 24 और 2 26, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 86.4 आ जाएगा। और इसको अगर मैं ऐड कर दूंगा 2 पॉइंट इसमें तो हो जाएगा 7 6 2 8, 88.7, 88.77 दोस्तों अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या किया, हमने रेशियो से किया इस क्वेश्चन को सॉल्व, जो कि बहुत अच्छा तरीका है। बाकी दूसरा तरीका भी है दोस्तों आपका ट्री मेथड जिसे बोलते हैं, उसमें क्या करना होता है, आप करेंगे 4500 के बाद इस पे 3 साल की बात कर रहा है तो 8% निकालेंगे, तो दोस्तों ये आ जाएगा 360। अगले बार फिर 8% निकालेंगे तो ये 360 आ जाएगा, फिर इस 360 पे 8% निकालेंगे तो आ जाएगा 28.8 आ जाएगा। फिर जब तीसरे साल पे जाएंगे फिर 8% निकालेंगे तो इस पे तो 360 आ जाएगा, फिर इस पे कितना आ जाएगा 28.8 आ जाएगा, फिर इस पे निकालेंगे तो इस पे भी 28.8 आ जाएगा, फिर इस वाले ब्याज पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.30 आ जाएगा। तो इस तरह से ये दोस्तों क्या होता है 3 साल का साधारण ब्याज होता है, और ये क्या होता है दोस्तों 3 साल का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। मुझसे अंतर पूछा तो अंतर क्या ये होगा, तो इस अंतर में आप देख रहे हैं 28.8 3 बार आया है, तो यहाँ भी देखो 28.8 को मैंने 3 से गुणा किए, और 2.30 एक बार आया तो 1 से गुणा किए 2.30 के। तो ये भी आपका रेशियो दोस्तों इसी से बनता है, ट्री मेथड से ही, या तो आप इससे सॉल्व कीजिए चाहे इससे सॉल्व कीजिए, बात एक ही है। तो इस तरह से मेरा आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा 88.70। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि श्रृंखला x1 x2 x3 ... xn का अंकगणितीय माध्य का मतलब होता है दोस्तों औसत। यदि एक है तो x/k, x2/k, x3/k ... xn/k, k क्या है 0 से बड़ा है का अंकगणितीय माध्य क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी संख्या है इनका अंकगणितीय माध्य का मतलब क्या है, x1 + x2 + x3 ... अगर xn तक है और ये n है तो इसका माध्य क्या दे रखा है 1 दे रखा है, मतलब और एवरेज कितना दे रखा है 1। अगर इन सब संख्याओं को मैं k से डिवाइड करता हूँ, x1/k + x2/k ... xn/k, संख्या अभी भी मेरे पास n ही है,
क्या हो जाएगा। अब औसत अगर मैं निकालता हूँ तो के कॉमन ले लूँ क्या, 1/k, और x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn, और ये n, और इसकी वैल्यू दोस्तों क्या है, 1 है अपने पास में, इंटू 1, तो मेरे पास एवरेज फिर भी क्या आया, 1/k। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, एक यहाँ से रिजल्ट निकलता है, क्या होता है कि अगर किसी भी श्रृंखला का कोई भी औसत दे रखा है आपको, यदि उस श्रृंखला में आप या तो किसी भी संख्या से भाग करें तो औसत में भी उतने से ही भाग हो जाता है। यहाँ औसत कितना था, 1 था, और के को सबसे भाग कर रहा हूँ तो औसत को भी के से भाग करूँगा, वही आपका आंसर हो जाएगा 1/k। लेकिन अगर यहाँ पर अगर क्या कहता है, गुणा कहता है, अगर किसी संख्या से गुणा होती है तो जो माध्य होता है वो भी उसी से गुणा हो जाता है। यदि किसी संख्या में कुछ जोड़ा जा रहा है तो उस माध्य में उतना जोड़ दिया जाता है, कुछ घटाया जा रहा है तो उस माध्य में भी उतना घटा दिया जाता है। तो रिजल्ट क्या निकला, अगर किसी भी संख्याओं का कोई भी आपको औसत दे रखा है, यदि उन संख्याओं में कुछ भी जोड़ें या कुछ भी घटाएं, किसी भी संख्या से भाग करें या किसी भी संख्या से गुणा करें, तो वही काम आप औसत में कर दें, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1/k, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1000 108900, इसका आपसे वर्गमूल पूछा है दोस्तों। तो वर्गमूल में लास्ट में 2 जीरो है तो आंसर में 1 जीरो आएगा। अब बात रह गई 1089 का वर्गमूल, तो दोस्तों ये वर्गमूल होता है 37 का, तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 370, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड धारा है दोस्तों, जो कि हटा दी गई है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में गलती हो गई मुझसे छोटी सी, ये 37 का वर्गमूल नहीं होता है दोस्तों 1089, ये 33 का होता है, तो 330 अपना आंसर आ जाएगा। 370 में मत जाइएगा, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी। अगर दोस्तों उसका एमआरपी में मान लूँ 100 रुपये है, तो उसने कितने में खरीदी दोस्तों, 20% छूट का मतलब क्या हो गया, 80% में, मतलब 80 रुपये में खरीदी उसने। फिर क्या कह रही है वो, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया, मतलब कितने पे बेच दिया, 100 पे बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का ले लिया, 20 का प्रॉफिट ले लिया। कितने से लिया है, 80 से लिया है, तो 20/80 का मतलब 1/4, और 1/4 क्या होता है दोस्तों, 25% का प्रॉफिट। तो 25% का प्रॉफिट उसने कमा लिया। यही हमसे पूछा गया कि पूरे लेन देन में लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 25% का लाभ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर सिंप्लीफिकेशन का है। इसमें क्या दे रखा है, तीनों ब्रैकेट यूज किए हैं, चारों ब्रैकेट यूज किए हैं दोस्तों। तो पहले सबसे पहले किसका नंबर आता है, इस बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो बार ब्रैकेट किस पे, 7 और गुणा 3 पे है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं छोटे ब्रैकेट को लिखूँ तो 23 माइनस 105 भागित 21 हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें मैं बॉड मास लगाऊंगा तो भाग करूंगा तो 21 पंजे 105 होता है, तो ये आ जाएगा 23 माइनस 5 आ जाएगा, और 23 माइनस 5 दोस्तों क्या हो जाएगा आपके पास, 18 आ जाएगा। तो इस तरह से छोटे ब्रैकेट की जगह आ गया 18। अब मझले ब्रैकेट में क्या है, 90 भागित छोटा ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा दोस्तों 18 पंजे 90, तो मझले ब्रैकेट में क्या रह गया, 5 रह गया। अब उसके आगे क्या है, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, 22 माइनस मझला ब्रैकेट है, तो 22 में से 5 गए तो दोस्तों मेरे पास बच गए ये 17 बच गए। तो बड़े ब्रैकेट में दोस्तों कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। उसके आगे क्या है दोस्तों, 119 लगा हुआ है, तो 119 को डिवाइड करना है दोस्तों 17 से, तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये चला जाएगा आपका 7 7 49, 7 बार चला जाएगा दोस्तों। यूनिट डेट क्या है, 9 है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपये बचाता है। तो दोस्तों अगर 85% खर्च कर रहा है वो, अगर दोस्तों 85% खर्च कर रहा है, अगर खर्चा उसका 85% है दोस्तों, तो बचत कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों उसकी बचत हो जाएगी 15% बचा रहा होगा वो। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कितना बचा रहा है, 1200 रुपये बचा रहा है, तो 15% की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 1200 रुपये। तो यहाँ से अगर दोस्तों मैं 1% की वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगी 15 अट्ठे 120, 80 रुपये आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 8000 हो जाएगी। तो 8000 दोस्तों क्या होगी, उसकी आय होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि मासिक वेतन ही हमसे पूछ रखा है इसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमसे, एक त्रिभुज है ए बी सी, मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ ए बी सी।
इसमें कहा है हमसे डी ई एफ क्रम से 3 भुजाओं बी सी, मतलब बी सी पे क्या है, डी है, और ई है सी ए पे, ई है सी ए पे, तो एफ क्या होगा, ए बी पे होगा। अगर इनको एक मिलाता हूँ, और ये दोस्तों क्या है, मध्य बिंदु है, ध्यान रखना ये क्या है, मध्य बिंदु है तीनों। फिर क्या कह रहा है हमसे, यदि बी ई को मैं मिला देता हूँ, बी ई और डी एफ एक दूसरे को एक्स पर काटती हैं, मतलब ये यहाँ एक्स पे काट रही हैं। फिर कहा है डी ई और सी एफ, अगर सी एफ को मैं मिला दूँ तो ये डी ई और सी एफ ये कहाँ काट रही है, बाई पे काट रही हैं। तो मुझसे एक्स बाई की वैल्यू दोस्तों पूछी है इन टर्म ऑफ बी सी। तो दोस्तों मैं क्या बताऊंगा यहाँ से, एक थेल्स प्रमेय क्या होती है, एक प्रमेय लगने वाली है थेल्स प्रमेय, जो ज्योमेट्री में आपको पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट क्लासेस में। उसमें क्या होता है, अगर कोई भी त्रिभुज है, इसके मध्य बिंदुओं पे अगर मैं ये मिलाता हूँ, अगर ये कोई त्रिभुज है, अगर इस रेखा को मध्य बिंदुओं पे मिलाता हूँ दोस्तों, तो ये रेखा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इसके, कब, जब ये दोनों मध्य बिंदु होने चाहिए दोस्तों, तो ये परपेंडिकुलर होगी और इसके आधी होगी। यदि ए है तो ये क्या होगी, a/2 होगी। तो इसी तरह से मैं क्या करूँगा, पहले इसमें मैं थेल्स प्रमेय लगाऊंगा, त्रिभुज ए बी सी में लगाऊंगा। तो ए बी सी में अगर थेल्स प्रमेय लगाता हूँ तो ये दोनों दोस्तों मध्य बिंदु हैं, तो मेरे पास एफ ई क्या आ जाएगा, एफ ई आ जाएगा बी सी अपॉन 2 आ जाएगा इन टर्म ऑफ बी सी। फिर उसके बाद क्या करूँगा दोस्तों, ये जो है त्रिभुज एफ ई डी, त्रिभुज एफ ई डी को मैं यहाँ बना रहा हूँ एफ ई डी। अब ये दोस्तों क्या है, ये इसके क्या है, ये भी दोस्तों मध्य बिंदु होंगे। तो अब मेरे पास ये आया है दोस्तों बी सी अपॉन 2 आया है। अब दोस्तों मुझे ये एक्स बाई निकालना है, तो ये भी मध्य बिंदु होगा, तो ये इसका भी आधा हो जाएगा। तो एक्स बाई क्या आ जाएगा मेरे पास में, एक्स बाई आ जाएगा बी सी अपॉन 2 का आधा, जो कि हो जाएगा बी सी अपॉन 4। तो इस तरह से आपका एक्स बाई क्या आ गया, बी सी अपॉन 4। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से थेल्स प्रमेय लगी थी दोस्तों, ये हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो देख रहे हैं दोस्तों आप, ग्रुप डी के अंदर एडवांस मैथ का अच्छा खासा वेटेज और लेवल भी उसका बहुत अच्छा खासा है। लेकिन दोस्तों आप इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि ये लेटेस्ट पेपर है और आपका एनटीपीसी में ऐसा नहीं है कि वो ग्रुप एडवांस मैथ नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। तो इसके लिए आप क्या पहले से तैयार रहें। इसीलिए इन मेरा पर्पस सिर्फ इसी वजह से इन क्वेश्चनों को कराना है कि आप एडवांस मैथ के लेवल से रूबरू हो जाएं। और उसी के मद्देनज़र मैं क्या कर रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट क्लासेस लेके चल रहा हूँ, वहाँ भी मैं आपको अच्छे लेवल की लेके चल रहा हूँ। लेकिन लेवल वो पर्टिकुलर है, आपका रिलेवेंट है, पूरा एग्जाम से बिल्कुल भी एडवांस लेवल लेके नहीं चल रहा हूँ कि सोच रहे हो आपको बहुत टफ पढ़ा रहा हूँ। टफ लग रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तैयारी में कमी है आपके, उसको इम्प्रूवमेंट लेके आओ, कैसे भी करो, मेहनत करो, बार बार वीडियो देखो, जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको बार बार रिवाइज करो, अच्छे से क्लियर होंगे तभी आप दोस्तों एग्जाम में मतलब सेलेक्ट हो पाएंगे, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका दिमाग ये चल रहा है कि एडवांस मैथ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। क्योंकि एडवांस मैथ का वेटेज बहुत अच्छा है और मैथ में अगर आपने एक भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ रहे हैं या एक भी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन में दोस्तों पीछे चले जा रहे हैं, आप अपनी डिजायर पोस्ट से पीछे चले जाएंगे। तो इस तरह से आप मेहनत करते रहिए दोस्तों। हमारा एक कोशिश यही पर है कि यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस क्लास पर डे दें और वहाँ एक कॉन्सेप्ट क्लासेस लेके चल रहे हैं। तो इस तरह से मैथ की कंप्लीट तैयारी इस चैनल पे कराई जा रही है। लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह से हमारा उत्साह वर्धन करते रहें। अगर आप शेयर करेंगे, आप हमारी कमी बताएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा, उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं यही कहूँगा, आप मेहनत करिए, जितनी मेहनत कर सकते हैं मेहनत कीजिए। क्योंकि कोई भी एक ऐसा मतलब दिमाग में मत रखिए कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छे से मेहनत कीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बाकी टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।